हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू CUET हिंदी मीडियम चैनल। मैं रोशन सर आप सभी का आज की इस वीडियो में स्वागत करता हूं। और आज स्टूडेंट्स क्लास 12 फिजिक्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है प्रत्यावर्ती धारा। और इसका वन शॉट करेंगे बच्चों, यानी कि एक सिंगल वीडियो के जरिए, ये तो दो हो गया, एक सिंगल वीडियो के जरिए हम पूरे इस चैप्टर को एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। इसके जितने भी टॉपिक्स हैं उन सभी टॉपिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसके न्यूमेरिकल्स, इसके फॉर्मूलाज, इन सभी की प्रैक्टिस इस सिंगल वीडियो के जरिए करने वाले हैं। तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं तो फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और इसका वन शॉट करते हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है प्रत्यावर्ती धारा में, तो वो आता है विद्युत धारा। आप सभी जानते हैं प्रत्यावर्ती धारा, इसके लास्ट में क्या आ रहा है, धारा। तो इस धारा को सबसे पहले समझना होगा कि धारा है क्या, और उसके बाद हम मूव करेंगे प्रत्यावर्ती धारा पर। तो आप सभी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वैद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। इसे किस चीज से प्रदर्शित करते हैं? I से प्रदर्शित करते हैं। और फॉर्मूला था बच्चों क्या? I बराबर Q/T, I बराबर Q/T, यानी आवेश प्रवाह की दर। किसी चालक में एकांक समय में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, उसी को हम कहते हैं विद्युत धारा। इतनी बातें तो बेसिक हैं, ये क्लास 10 में भी बच्चों आपने पढ़ा होगा। अब यहां से एडवांस चीजें आती हैं, वो ये है कि जो वैद्युत धारा होती है वो दो प्रकार की होती है। यहां पे लिखेंगे वैद्युत धारा सामान्यतः, वैद्युत धारा सामान्यतः दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की? दो प्रकार की होती हैं। वैद्युत धारा सामान्यतः दो प्रकार की बच्चों होती हैं। सबसे पहला जो धारा होगा वो होता है आपका प्रत्यावर्ती धारा, जिसको हम इंग्लिश में अल्टरनेटिव करंट कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा। और दूसरा होता है बच्चों क्या? दूसरा होता है आपका दिष्ट धारा। क्या होता है? दिष्ट धारा, जिसको हम इंग्लिश में डायरेक्ट करंट कहते हैं। अब यहां से शुरुआत हुई है प्रत्यावर्ती धारा की, और यहीं से इस चैप्टर का नाम पड़ा प्रत्यावर्ती धारा। देखिए, दिष्ट धारा में क्या होता है कि धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, सेम रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, धारा का मान समय के साथ सेम रहता है। तो दिष्ट धारा का अगर हम बनाए ग्राफ तो ये कुछ ऐसा बनता है। ये धारा अगर हम y एक्सिस पे ले लें और समय को हम एक्सिस पे ले लें, तो अगर समय 1 मिनट रहे, 2 मिनट रहे, 3 मिनट रहे, 4 मिनट रहे, हर समय पर देखेंगे तो धारा की वैल्यू वही आएगी। तो इसका मतलब दिष्ट धारा में धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, कांस्टेंट बना रहता है। लेकिन वहीं अगर हम प्रत्यावर्ती धारा में बच्चों देखें तो प्रत्यावर्ती धारा में अगर आपने क्लास 10 में बच्चों पढ़ा होगा तो कुछ इस तरीके का आपने ग्राफ देखा होगा। और ये ग्राफ क्या दर्शाता है कि अगर हम इस पे अगर हम धारा को दर्शाएं और एक्स एक्सिस पे समय को दर्शाएं, तो समय के साथ आप देख सकते हैं धारा कम होगी, फिर कुछ देर पे धारा ज़्यादा होगी, यहाँ पे धारा अधिकतम होगी, फिर कम होगी, फिर कम होगी, फिर शून्य होगी, फिर माइनस में जाएगी, फिर और माइनस में, फिर माइनस में 90 डिग्री पे, इस तरीके से जाते 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 फिर शून्य आएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो मतलब समय के साथ धारा के मान में क्या हो रहा है, यहाँ पे परिवर्तन हो रहा है, और यहाँ पे समय के साथ धारा में परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक तो चित्र के हिसाब से आपका क्वेश्चन पूछ देगा कि बताइए ये वाला ग्राफ कौन सा ग्राफ है, ये कौन सा ग्राफ है? तो ये वाला जो ग्राफ होता है बच्चों वो दिष्ट धारा का ग्राफ होता है, क्योंकि इसमें धारा का मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता है। और ये वाला जो होता है बच्चे, ये प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ होता है, क्योंकि इसमें धारा का मान समय के साथ परिवर्तित हो रहा है। सो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो अगर दिष्ट धारा या प्रत्यावर्ती धारा का परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे आप कि ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है प्रत्यावर्ती धारा कहलाता है। ठीक है, और दिष्ट धारा क्या है कि ऐसी धारा जिसका मान समय के साथ परिवर्तित नहीं होता, कांस्टेंट बना रहता है, उसको हम क्या कहते हैं?
दिष्ट धारा कहते हैं। समझ आया बच्चों? समझ आया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। अब ये दोनों टॉपिक्स में से ये प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर का नाम है, और इस प्रत्यावर्ती धारा में जितने भी एप्लीकेशंस हैं वो सब आपको पढ़ने हैं एक एक करके। जो सबसे पहला एप्लीकेशन है प्रत्यावर्ती धारा का वो ये है, आपके स्क्रीन पर टॉपिक गया बच्चों। अब ये आप देख सकते हैं बच्चों, ये है प्रेरित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। प्रेरित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण, इसको अगर हम ध्यान से देखें तो इसको मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे एक समान चुंबकीय क्षेत्र B है, यह चुंबकीय क्षेत्र है, और इसमें अगर आप किसी कुंडली को रखेंगे, एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में अगर आप किसी कुंडली को रखते हैं, मान लीजिए ये एक कुंडली है, इसको अगर आप इस चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं बच्चों तो क्या होता है आप बताइए। इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने क्या पढ़ाया था? इसके पहले वाले चैप्टर में मैंने क्या बताया था कि जब किसी कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं तो इस कुंडली पर बल युग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण यह कुंडली घूमने लगती है। बताया था कि नहीं? बिल्कुल बताया था। तो अब जाहिर सी बात है बच्चों कि ये जब कुंडली घूमेगी तो इसमें इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। ये कुंडली पे अगर बहुत सारे फेरे लपेटे गए हैं तार के इस तरीके से, और कुंडली को अगर इस चुंबकीय क्षेत्र में बच्चों घुमाएंगे तो क्या होगा, इस फेरों से होकर फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाएं गुजरेंगी, और जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो कुंडली में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, और उसी विद्युत वाहक बल के कारण धारा बहने लगती है उस कुंडली में। इतनी बात तो आपको पिछले चैप्टर से क्लियर होना चाहिए, जो धारा लूप वाला चैप्टर मैंने आपको बताया था। ठीक है? ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ रही है? तो यहाँ पे कुछ बेसिक पॉइंट्स हम लिखेंगे इस पूरे टॉपिक को डेरिवेशन करने के लिए। हम यहाँ पे डैश डैश कर देते हैं, ये लिख लीजिएगा। लिखना क्या है कि माना एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में एक कुंडली रखी गई है, अतः इस कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर कुंडली पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जिसके कारण कुंडली इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है। अब जब कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में घूमने लगती है तो इस कुंडली में एक विद्युत वाहक बल E उत्पन्न होता है, और इसके कारण एक प्रेरित धारा बहने लगती है। ठीक है? माना अगर डेल्टा T समय में कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन डेल्टा फाई हो, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स परिवर्तन की दर जो डी फाई होगा, डी फाई बाई डी टी, वो क्या होगा बच्चों? फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या होगा बताइए जल्दी से। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर होगा कि इस पूरे कुंडली से कितना फ्लक्स गुजर रहा है। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर डी फाई बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी इंटू बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, क्योंकि आप फ्लक्स का फॉर्मूला जानते हैं, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, जानते हैं ना। तो फ्लक्स परिवर्तन की दर अगर हम निकालें समय के साथ, तो ऐसी स्थिति में फ्लक्स परिवर्तन की दर क्या हो जाएगा? बी ए कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, आप सभी जानते हैं। अब यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो, आप जानते हैं कि कुंडली का, ये कुंडली अगर घूम रही है तो जब घूमती है कोई कुंडली तो कोणीय वेग हम लेते हैं। रेखीय गति करती है कोई भी चीज तो उसका रेखीय वेग होता है, लेकिन जब कोई चीज घूमती है बच्चों तो उसमें कोणीय वेग लिया जाता है। सो यहां पे हम लिखेंगे यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो, तब आप सभी जानते हैं बच्चों क्या कि थीटा बराबर क्या होता है? ओमेगा इंटू टी। थीटा क्या है? कोणीय विस्थापन। तो थीटा बराबर हो जाएगा ओमेगा इंटू टी। इस थीटा की जगह पे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए ना, आसानी होगी आपको। तो समीकरण नंबर 1 में थीटा का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 में जैसे ही आप थीटा का मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा? डी फाई बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी। अब जिन बच्चों को अवकलन आता होगा वो यहां से समझ पाएंगे। बी ए कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी। अब बी ए कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन आप टी के रिस्पेक्ट में करिए। तो जैसे ही अगर आप बी ए कॉस ओमेगा टी का टी के रिस्पेक्ट में
अगर आप अवकलन करते हैं बच्चों तो होगा क्या, आप एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ से हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं तो आप कंफ्यूज ना होइएगा, ठीक है बच्चों। तो अगर आप इसको करेंगे तो बी ए तो इसके सापेक्ष अचर पद है तो बाहर निकालिए, तो ये हो जाएगा डी फाई बाई डी टी बराबर बी ए हम बाहर निकाल लेते हैं, और इनटू कॉस ओमेगा टी का टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कॉस का अवकलन कितना होता है बच्चों, माइनस साइन होता है, साइन ओमेगा टी हो जाएगा, और फिर ओमेगा टी का अवकलन करेंगे टी के सापेक्ष तो ओमेगा सिर्फ बचेगा, तो यहाँ पे ओमेगा हो गया। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे बच्चों तो डी फाई बाई डी टी बराबर कितना आ जाएगा, डी फाई बाई डी टी बराबर माइनस बी ए साइन ओमेगा टी, ठीक है। सॉरी, एक ओमेगा और बच रहा है ये वाला, तो इसको भी लिखना पड़ेगा, तो बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी क्या हो जाएगा बच्चों, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। और यहां पे बच्चों अब नीचे की साइड से यहां पे एक और पेज लेंगे और लिखेंगे यदि कुंडली में फेरों की संख्या कैपिटल एन हो, तो यदि कुंडली में ये जो कुंडली घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र में उसमें फेरों की संख्या कैपिटल एन हो तब ये जो कुंडली बच्चों घूम रही है चुंबकीय क्षेत्र में, इसमें अगर मान लेते हैं एन फेरे हैं तब क्या होगा फॉर्मूला, तो जब एक कुंडली के लिए निकाल रहे थे तो ऐसी स्थिति में बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी आ रहा था, और अगर आप पूरे एन फेरों वाली कुंडली के लिए अगर फ्लक्स परिवर्तन की दर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, जल्दी बताइए। तो ये आ जाएगा आपका कितना, तो यहां पे आ जाएगा, हाँ तो ये आप याद रखेंगे, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो तब फैराडे के प्रथम नियम से कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, क्या लिखेंगे बच्चों, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल, कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो जैसा कि मैंने कहा कि ये कुंडली जब घूमने लगेगी तो इसमें एक विद्युत वाहक बल निकलेगा, और वो विद्युत वाहक बल का मान कितना होगा वो हम फैराडे के प्रथम नियम से जानते हैं। और क्या जानते हैं बच्चों, फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि ये जो विद्युत वाहक बल है वो माइनस एन डेल्टा फाई और बटे में डेल्टा टी के बराबर होता है। और ऑलरेडी बच्चों हमने यहाँ पे समीकरण नंबर 2 के माध्यम से डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी का मान निकाल लिया है, माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तो माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी इस डी फाई बाई डी टी में रखने पर, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से रखिए बच्चों। तो जैसे ही रखेंगे तो ई बराबर क्या हो जाएगा, माइनस एन और डी फाई बाई डी टी की वैल्यू माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ई बराबर क्या हो गया, एन बी ए ओमेगा और साइन ओमेगा टी। समझ आया बच्चों। और यहां पे लिखेंगे, यहां ओमेगा टी बराबर थीटा रखने पर, क्योंकि शुरू में आपने थीटा बराबर ओमेगा टी माना था, तो ओमेगा टी बराबर थीटा रखने पर इसकी वैल्यू जो आएगी विद्युत वाहक बल की वो आएगी एन बी ए ओमेगा और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, ठीक है बात, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज बच्चों और याद रखेंगे, और वो चीज क्या है, एन बी ए ओमेगा इंटू साइन थीटा हो गया। समझ आया इतनी बात, बहुत बढ़िया, बहुत ही ज्यादा बढ़िया, एकदम मजा आ गया। देखिए अगर साइन ओमेगा टी का मान 1 रख दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान हो जाएगा। तो यहां पे एक और चीज बच्चों आप लिखेंगे
यहाँ पे और एक चीज लिखेंगे कि इधर की साइड लिख दीजिए साइन ओमेगा टी बराबर, ये किधर की साइड लिखा जाए बच्चों, यहीं पे लिखना चाहिए था, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं। यहाँ से इसको पहले आप बंद कर दीजिए, एक स्टेप और लिखना पड़ेगा तब जाके पूरा कंप्लीट होगा। यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे लिखते हैं कि साइन ओमेगा टी बराबर 1 रखने पर विद्युत वाहक बल का मान, विद्युत वाहक बल का मान अधिकतम होगा, का मान अधिकतम होगा, अधिकतम होगा, अधिकतम होगा। और अधिकतम को हम किस चीज से प्रदर्शित करते हैं, E0 से। E बराबर क्या हो जाएगा, E0 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, NBA ओमेगा, और साइन ओमेगा टी की जगह पे हमने 1 रख दिया, तो E बराबर E0 हो गया। अब इसको बच्चों अगर हम समीकरण नंबर 3 मान लें ऊपर वाले को, तो यहां पे लिखेंगे समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 में E0 तथा थीटा बराबर ओमेगा टी या ओमेगा बराबर थीटा रखने पर ओमेगा बराबर, यहाँ पे एक बार मिटा के सही से लिखिए, ओमेगा टी बराबर थीटा रखने पर, ओमेगा टी बराबर थीटा रखने पर। क्यों ओमेगा टी बराबर थीटा रखेंगे बच्चों, क्योंकि आपने यहाँ पे मान रखा है कि यदि कुंडली का कोणीय वेग ओमेगा हो तो थीटा बराबर ओमेगा टी हो सकता है। तो अब हम वहां पे ओमेगा टी की वैल्यू डायरेक्ट थीटा रख देंगे तभी तो पूरा वैल्यू आएगा। तो अब समीकरण नंबर 3 को देखिए, E बराबर और NBA ओमेगा, इसको आप E0 लिख सकते हैं क्योंकि ये विद्युत वाहक बल का अधिकतम मान है। E बराबर E0 और साइन थीटा, और यही है बच्चों विद्युत वाहक बल का समीकरण। और किस रूप में, तो प्रत्यावर्ती, प्रेरित प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल का समीकरण। ये आपका डेरिवेशन मैंने बहुत अच्छे तरीके से कराया। जो भी स्टूडेंट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को एंजॉय किए होंगे वो अच्छे से समझ चुके होंगे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये आप फॉर्मूला याद रखेंगे, जहां ई क्या है बच्चों, जहां ई क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, ठीक है। और E0 क्या है, वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, वैद्युत वाहक बल का अधिकतम मान, अधिकतम मान। समझ आया? तो ये आपको फॉर्मूला, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है और ये डेरिवेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जरूर इसको अच्छे से तैयार रख लीजिएगा। समझ आया सबको? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड बच्चों। तो अब यहां पे ये देखेंगे कि देखिए इस कुंडली को अगर हम चुंबकीय क्षेत्र में घुमाएंगे तो ऐसी स्थिति में हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण ये प्राप्त होगा। समझ आ रहा है बात? बिल्कुल। अब कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें हम यहां पर डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है प्रत्यावर्ती वोल्टेज। प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है बच्चों? तो देखिए बच्चों, जैसे प्रत्यावर्ती धारा का आपने डेफिनेशन दिया वैसे ही आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज का भी डेफिनेशन दे सकते हैं, बिना किसी दिक्कत, बिना किसी परेशानी के। ठीक है, प्रत्यावर्ती वोल्टेज क्या है एक बार जल्दी बताइए। तो सिंपल, जैसे धारा का मान आपने बताया वैसे ही इसका भी मान बता सकते हैं कि ऐसा वोल्टेज जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहलाता है। ठीक है, ऐसा वोल्टेज जिसका मान समय के साथ परिवर्तित होता रहता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। सिंपल सा एक परिभाषा है, इसको आप लिख दीजिएगा क्योंकि मैं लिखूंगा तो समय ज्यादा नुकसान होगा। ठीक है बात, बहुत बढ़िया बात है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ, जो कि प्रत्यावर्ती धारा के कुछ महत्वपूर्ण बच्चों परिभाषाएं पूछी जाती हैं प्रत्यावर्ती धारा में,
और वो परिभाषाएं न जाने कितनी बार आपके एग्जाम में आई गई हैं। तो ऐसी स्थिति में उनको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप करके मैं लिखवा देता हूं। 2 मिनट का काम है, बस आप अच्छे से याद रख सकते हैं। सबसे पहला है आपका प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। क्या है? प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। बहुत बढ़िया। देखिए हेडिंग प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल, आवर्तकाल। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल क्या होता है, इसको समझना जरूरी है। देखिए ध्यान से, कोई भी कुंडली एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेती है, कोई भी कुंडली क्या करती है बच्चों, एक चक्कर पूरा करने में, कुंडली के एक चक्कर पूरा करने में लगे समय को हम क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। मान लीजिए ये एक कुंडली है, ठीक है, इसे प्रत्यावर्ती वोल्टेज दिया जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में रखने पे ये घूमने लग रही है। तो ये कुंडली एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में जितना समय लेगी, वही समय क्या कहलाता है, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाता है। पॉइंट याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखवा दो इसको। किसी कुंडली का एक चक्कर पूरा करने में, यहां पे जल्दी से लिख भी देता हूं, किसी कुंडली का एक चक्कर पूरा करने में, एक चक्कर पूरा करने में लगा समय प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल कहलाता है। सिंपल एक चीज याद रखेंगे बच्चों कि आवर्तकाल का मात्रक सेकंड होता है, तो वो समय ही मापेगा। वो क्या मापेगा? समय ही। तो कुंडली एक चक्कर में पूरा करने में कितना समय ले रही है, वही मापेगा क्या, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल। क्लियर है इतनी बात? बहुत बढ़िया। अब दूसरा आपका परिभाषा आता है आयाम। चलिए, तो आयाम क्या होता है? आयाम एक आता है डेफिनेशन। प्रत्यावर्ती धारा में आयाम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, 1 नंबर में ये कई बार पूछा जाता है। आयाम, आयाम क्या होता है भाई? प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा का आयाम कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को, प्रत्यावर्ती धारा के अधिकतम मान को धारा का आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? धारा का आयाम कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आई? बहुत बढ़िया। एक और है प्रत्यावर्ती धारा में आवृत्ति। तो देखिए आवृत्ति क्या होती है? फ्रीक्वेंसी, कितना कंपन कर रही है। ठीक है, तो यहां पे प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति यहां पे लिखेंगे। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी क्या है? तो एक साइकिल पूरा करने में, यानी एक साइकिल पूरा करने में प्रत्यावर्ती धारा जितने कंपन करेगी, उन कंपनों की संख्या क्या कहलाती है? आवृत्ति। एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा, एक सेकंड में इसको नापते हैं। एक सेकंड में कोई भी प्रत्यावर्ती धारा जितनी साइकिल पूरा करती है, उसकी संख्या को प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। आप सभी बच्चे जानते हैं कि आवृत्ति बराबर क्या होता है? 1/आवर्तकाल। 1/आवर्तकाल। तो आवर्तकाल का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो एक सेकंड में कोई भी प्रत्यावर्ती धारा जितनी साइकिल पूरा करती है, जितना चक्कर पूरा करती है एक सेकंड में, उसी की संख्या आवृत्ति कहलाती है। उसी की संख्या क्या कहलाती है बच्चों? आवृत्ति कहलाती है। तो इसको आप लिख भी सकते हैं, वरना मैं 2 मिनट में इसको लिख भी देता हूं कि एक सेकंड में प्रत्यावर्ती धारा
जितना साइकिल पूरा करती है, जितना साइकिल पूरा करती है उसकी संख्या क्या कहलाती है? उसकी संख्या प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? आवृत्ति कहलाती है। बहुत इंपॉर्टेंट, ये तीनों चारों डेफिनेशन जरूर याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि कई बार आपके एग्जाम में ये पूछा जा चुका है, कई बार। इसीलिए मैंने लिखवाया भी, क्योंकि लिखवा दूंगा तो हो सकता है कि आप अच्छे से तैयार कर जाएं, और मैं बोल दूंगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा होता है, आप लिख लीजिएगा, तो हो सकता है कि आप उसको नकार दें, कभी उसको डिले कर दें। ठीक है, तो ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है, जल्दी जल्दी भी लिख दिया ताकि आपको पॉइंट समझ आए। उसके बाद बच्चों देखिए, धारा का माध्यमान, इसका डेरिवेशन भी आता है बच्चों कि धारा का माध्यमान कैलकुलेट करिए, लेकिन यहाँ पे मैं डेरिवेशन नहीं कराने वाला क्योंकि समय कम है बच्चों, और प्रत्यावर्ती धारा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें अगर मैं लघु डेरिवेशन कराने ना, तो एक एक ऐसे डेरिवेशन है कि पूरा प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर खत्म करने में कम से कम 10 घंटे का वन शॉट बनेगा। इसलिए कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनका केवल फॉर्मूला मैं बताते चलूंगा, ठीक है, और उसको आप याद रखेंगे। ठीक है, ओके। तो धारा का माध्यमान क्या होता है बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा के एक पूर्ण साइकिल के लिए माध्यमान शून्य होता है, लेकिन अर्ध साइकिल के लिए माध्यमान एक परिमित राशि होती है, और अर्ध साइकिल के लिए धारा का औसत मान ही धारा का माध्यमान कहलाता है। देखिए, प्रत्यावर्ती धारा के अगर पूर्ण साइकिल ले ले, एक चक्कर ले लें, तो उसके लिए धारा का माध्यमान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्यों भाई, क्यों शून्य होगा? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, तो एक बार अधिकतम, एक बार न्यूनतम, इसी तरह फिर जाएगा, एक बार अधिकतम फिर एक बार न्यूनतम। तो अगर आप काटेंगे तो एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम, दोनों निरस्त हो जाएगा, एक बार अधिकतम एक बार न्यूनतम निरस्त हो जाएगा। तो पूर्ण साइकिल अगर लें आप, पूरा 360 डिग्री लें, मतलब पूर्ण साइकिल लें, तो पूर्ण साइकिल में तो माध्यमान क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। लेकिन एक अगर अर्ध साइकिल लिया जाता है तो इसमें माध्यमान एक परिमित राशि होती है, और उसी को डेराइव करना होता है। वह यहाँ पे बच्चों हम डेराइव नहीं करेंगे, लंबा प्रोसेस है डेरिवेशन का, इसलिए हम सिर्फ आपको बता देते हैं कि क्या आपको माध्यमान से याद रखना है। ठीक है, माध्यमान से बच्चों आपको क्या याद रखना है ये मैं आपको बता देता हूं। ठीक बात है कि नहीं? बिल्कुल। तो धारा का जो माध्यमान होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला सभी बच्चे नोट कर लेंगे। धारा का जो माध्यमान होता है, I0 बराबर क्या होता है? 0.63 IM बराबर, माध्यमान को हम I से प्रदर्शित करते हैं, IM से। IM बराबर होता है बच्चों 0.637 I0। ये रिलेशन आप याद रखेंगे। ठीक है बच्चों, ये रिलेशन आप याद रखेंगे। क्वेश्चन में आपको दे देगा कि धारा का शिखर मान 3 एम्पियर है, धारा का माध्यमान ज्ञात करिए। तो धारा का शिखर मान में 0.637 का गुणा कर दीजिए, धारा का माध्यमान निकल के आ जाएगा। ठीक बात है। या फिर बच्चों आप ये भी लिख सकते हैं कि IM बराबर 2I0 और बटे में पाई, ये भी आप लिख सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में दे देगा कि धारा का शिखर मान 3 एम्पियर है, माध्यमान ज्ञात करिए, तो आराम से इस 3 को यहाँ पे पुट करेंगे, 2 को गुणा कर देंगे और पाई का मान 3.14 रख देंगे, आपका धारा का मान माध्यमान निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको माध्यमान निकालने के लिए कई बार पूछा जाता है। ठीक है, और या फिर परसेंटेज में बच्चों पूछ देता है। तो देखिए यहाँ पे परसेंटेज में अगर पूछेगा तो धारा का माध्यमान जो होता है वो धारा के शिखर मान का 70.7% होता है, 70.7% होता है शिखर मान का धारा का माध्यमान। तो ये भी आप कॉन्सेप्ट याद रखेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो ये बच्चों आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहरहाल अगर आप यही दोनों ऊपर के याद रखें तो अच्छा है। तो अब तो ये धारा का माध्यमान हो गया सर। अब आप पूछेंगे कि सर धारा से वोल्टता कनेक्टेड रहती है, तो क्या वोल्टेज का भी माध्यमान होता है क्या? तो बिल्कुल होता है बच्चों। तो वोल्टेज का माध्यमान कितना है तो होता है, तो Vm बराबर होता है आपका 0.637 V0। और ये V0 क्या है भाई? V0 आपका है वोल्टेज का शिखर मान, या फिर Vm बराबर आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2V0 बटे में पाई। ये दोनों फॉर्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आप एक और चीज लिख सकते हैं बच्चों, क्या एक और चीज लिख सकते हैं कि Vm बराबर वोल्टेज का माध्यमान और बच्चों Im बराबर धारा का माध्यमान। क्लियर है बात इतनी? बहुत बढ़िया। ये पॉइंट बच्चों आपको क्लियर होना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। V0 बराबर क्या है? वोल्टेज का शिखर मान। क्या है? वोल्टेज का शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान। और बच्चों ये और ये I0 क्या है? यह है आपका धारा का शिखर मान। क्या है? धारा का शिखर मान। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको आपको याद रखना है। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज मैंने आपको बताई है। ठीक है बच्चों, इतनी बात समझ आ गई। माध्यमान का कॉन्सेप्ट समझ आया? बहुत बढ़िया। अब चलते हैं हम एक और चीज पे, और जो है क्या? वो है वर्ग माध्य मूल मान। जैसे माध्यमान का फॉर्मूला आपको याद रखना है, वैसे ही वर्ग माध्य मूल मान का मैं आपको बता देता हूं फॉर्मूला। और वो फॉर्मूला आप याद रखेंगे क्योंकि उस फॉर्मूले पे न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं। सो यहाँ पे धारा के लिए हम वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे, और यहाँ पे बच्चों वोल्टेज के लिए वर्ग माध्य मूल मान निकालेंगे। ठीक है, मैं आपको फॉर्मूला लिख देता हूं, सिर्फ आपको बस फॉर्मूला अच्छे से याद रख लेना है। ठीक है बात? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए, एक चीज आपको याद रखनी है, और वो चीज ये है कि जो धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है उसको हम IRMS कहते हैं, रूट मीन वेलोसिटी। ठीक है, वर्ग माध्य मूल मान, रूट मीन स्टैंडर्ड वैल्यू। तो धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होता है? IRMS बराबर I0 बाई रूट टू। जहां पे बच्चों IRMS क्या होता है? धारा का वर्ग माध्य मूल मान, ये VRMS धारा का वर्ग माध्य मूल मान है। और I0 क्या है बच्चों? यह है धारा का शिखर मान या महत्तम या अधिकतम मान। क्वेश्चन में आपको दे देगा कि बताइए धारा का शिखर मान 5 एम्पियर है, धारा का वर्ग माध्य मूल मान याद करिए। तो सिंपल क्या करेंगे, 5/√2 परमीकरण कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला बच्चों आपको याद होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसलिए मैंने आपको इसको बताया। अब वोल्टेज के लिए अगर हम बात करें तो वही वाला फॉर्मूला लग जाएगा, VRMS, I की जगह पे V बस कर दीजिए, VRMS बराबर V0 बटा √2, जहां VRMS क्या है बच्चों? वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान। और ये V0 क्या है बच्चों? वोल्टेज का शिखर मान,
शिखर मान, शिखर मान, वोल्टेज का शिखर मान। ये पॉइंट बच्चों आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने दिया आपको, और उम्मीद है कि ये दोनों फॉर्मूला बच्चों आपको याद रहेगा। अभी मतलब इसी वीडियो में मैं आपको बस 10 से 15 मिनट में इसी फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चंस कराऊंगा, तो आप ये फॉर्मूला अपने दिमाग में फिट रखिए ताकि अच्छे तरीके से उन क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएं। चलिए अब समझते हैं बच्चों, क्या प्रतिघात क्या होता है और प्रतिबाधा क्या होता है। प्रतिघात क्या होता है और प्रतिबाधा क्या होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी कुंडली में मान लीजिए ये एक कुंडली है और इस कुंडली में प्रेरण जुड़ा हुआ हो, यानी कि सिर्फ इस तरीके का एक कुंडली जुड़ा हुआ हो किसी परिपथ में इस तरीके से, और यहाँ पे प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगा हुआ हो, तो ऐसी स्थिति में इसमें अगर धारा प्रवाहित की जाएगी तो ये कुंडली L इस धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करेगा। ये कुंडली L जो होगा बच्चों, ये इस धारा के प्रवाह में क्या करेगा, विरोध उत्पन्न करेगा, अर्थात एक प्रतिरोध का काम करेगा। सो इस L कुंडली के द्वारा इस परिपथ में उत्पन्न प्रतिरोध को हम कहते हैं क्या, प्रेरण प्रतिघात। प्रेरण प्रतिघात, प्रतिघात मतलब एक तरह से मान लीजिए आप प्रतिरोधी, लेकिन ये किसके कारण, तो प्रेरकत्व के कारण है प्रतिघात उत्पन्न। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम XL से प्रदर्शित करते हैं बच्चों, और XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L। क्या होता है, ओमेगा L। XL बराबर क्या होता है, XL वो साइज वाला नहीं बच्चों, XL क्या है, ये प्रेरण प्रतिघात है। ठीक है, तो XL बराबर हो जाता है आपका ओमेगा L। ठीक है, और ओमेगा क्या है भाई, कोणीय वेग है, तो ओमेगा की जगह पे और कुछ हम लिख सकते हैं, और कुछ क्या लिख सकते हैं, 2 पाई f, और f क्या है, आवृत्ति है, 2 पाई f इंटू L। और आप यहां से देख सकते हैं कि जो प्रेरण प्रतिघात L है वो आवृत्ति के क्या है, समानुपाती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो ये प्रतिघात क्या होता है, प्रतिघात ये होता है कि जब किसी परिपथ में कुंडली या फिर संधारित्र जुड़ा हो तो उनके द्वारा विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न अवरोध को हम क्या कहते हैं, क्रमशः प्रेरण प्रतिघात और धारतीय प्रतिघात कहते हैं। संधारित्र के कारण जो अवरोध उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे, धारतीय प्रतिघात। जैसे देखिए, जैसे ये एक परिपथ है और इसमें एक संधारित्र ऐसे लगा हुआ है, और इसको अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ेंगे बच्चों तो होगा क्या, इसमें धारा प्रवाहित होगी, और धारा प्रवाहित होगी तो ये संधारित्र द्वारा इस धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न होगा। तो जब विरोध उत्पन्न होगा इसका मतलब प्रतिघात यहाँ पे लगाया जाएगा। सो संधारित्र के द्वारा ये प्रतिघात लगाया गया है, अर्थात C के द्वारा मतलब प्रतिघात लगाया गया है, इसलिए इसको धारितीय प्रतिघात कहते हैं। ठीक है, धारितीय प्रतिघात कहते हैं, धारतीय प्रतिघात कहते हैं, और इसको XC से प्रदर्शित करते हैं, और XC बराबर होता है 1/ओमेगा C। ठीक है, और अगर ओमेगा का मान अगर आप रखते हैं बच्चों तो ओमेगा का मान क्या रखेंगे, 2 पाई f, क्योंकि ओमेगा क्या है, कोणीय वेग, तो XC बराबर 1/2 पाई f और इंटू C। और अगर आप देखेंगे कि धारतीय प्रतिघात C XC और आवृत्ति में क्या रिलेशन है, तो उल्टा है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया, ये एकदम बेसिक चीज है। लेकिन प्रतिबाधा क्या होती है बच्चों आप, तो देखिए जब सिंगल कुंडली और संधारित्र की बात हो रही है तो वो अलग बात है, लेकिन जब हम क्या करेंगे, जब एक ऐसा परिपथ हम लेंगे जिसमें कुंडली भी हो, ठीक है, और इसके अलावा प्रतिरोध भी हो, इसके अलावा संधारित्र भी हो, और अब ये जो है वो किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जुड़े हों, तो ऐसी स्थिति में इसमें धारा के मार्ग में ये तीनों अवरोध उत्पन्न करेंगे ना। तो जब तीनों अवरोध उत्पन्न करेंगे तो ऐसी स्थिति में इनके जो है वो टोटल को हम क्या कहते हैं, इनके टोटल को हम कहते हैं प्रतिबाधा का मात्रक भी ओम होता है बच्चों, और प्रतिबाधा को हम Z से प्रदर्शित करते हैं, और Z बराबर क्या होता है, V/I। सिंपल, समझ आया सबको, समझ आया, यस नो, जल्दी बता दीजिए।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने बताया है, समझ आया? बहुत बढ़िया। तो प्रतिघात जब सिंगल सिंगल के जरिए जो है वो विरोध उत्पन्न होगा तो प्रतिघात, और जब एक कुंडली में तीनों होंगे या कोई दो होगा, कुंडली और संधारित्र या कुंडली या प्रतिरोध, तो इस प्रकार प्रतिबाधा हम निकालेंगे, टोटल निकालेंगे उसका रेजिस्टेंस, यानी टोटल रेजिस्टेंस को हम प्रतिबाधा कहते हैं। समझ आया बच्चों? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, और वो है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा, विभवांतर, प्रतिघात और परिपथ की प्रतिबाधा कैसे निकालेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले हम पहला केस समझते हैं। पहला केस क्या है? पहला केस ये है कि जब किसी कुंडली में सिर्फ क्या हो, शुद्ध प्रतिरोध का प्रत्यावर्ती परिपथ कोई हो तो उस स्थिति में क्या होगा। तो देखिए बच्चों, अगर मान लीजिए हम यहाँ पे 3 4 बना देते हैं, यहाँ पे 2 बना देते हैं, दोनों समझ लिया जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, अगर एक परिपथ है जिसमें सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस है, यानी कि क्या है, सिर्फ प्रतिरोध है, और इसको हम किसी प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ते हैं, तो होगा क्या, इसमें धारा प्रवाहित होगी और इस R द्वारा इस धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न होगा। ठीक है, ये जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है बच्चों, इसका जो समीकरण होता है आप सभी जानते हैं, V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। ठीक है, जैसे विद्युत वाहक बल का समीकरण होता है वैसे ही इसका भी समीकरण होता है, और वैसे ही इसके धारा का भी समीकरण होता है, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। ठीक बात है, इतनी बात सही है? तो बताइए, अब इतनी बात सही है बच्चों, तो इसके लिए आपको जो मैं बता देता हूं, देखिए इसका भी डेरिवेशन होता है, लेकिन मैं अगेन बता रहा हूं सबको कि जब डेरिवेशन मैं कराने बैठूंगा तो ये चैप्टर 10 घंटे में जाएगा, हमें वन शॉट करना है, जल्दी जल्दी इसको निपटाना है। तो ऐसी स्थिति में जब सिर्फ शुद्ध परिपथ हो बच्चों, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, जब शुद्ध परिपथ हो तो इसका जो रेजिस्टेंस आता है R आता है, R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर V बटा I हो जाएगा। R बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, V बटा I हो जाएगा। क्या हो जाएगा, V बटे में I हो जाएगा। समझ आया सबको? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो जब परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध R होता है, तब इस स्थिति में धारा और वैद्युत वाहक बल V समान कला में होते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर बच्चों आप यहाँ पे देखेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, V बटा में I। तो यहाँ पे आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, और यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज है उसका समीकरण क्या होगा, तो उसका समीकरण हो जाएगा आपका, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण वो कितना होगा, तो वो हो जाएगा आपका V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। और इसके लिए ओमीय प्रतिरोध के लिए प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण क्या होगा, तो प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो होगा वो होगा बच्चों क्या, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। और आप देख सकते हैं कि दोनों का साइन ओमेगा टी दोनों क्या है, समान कला में है। तो यहां पे आप एक लाइन लिखेंगे कि ओमीय प्रतिरोध जब किसी परिपथ में केवल ओमीय प्रतिरोध R हो, तो इस स्थिति में धारा I और तथा वोल्टेज या विद्युत वाहक बल V समान कला में होते हैं। क्या होते हैं, समान कला में होते हैं। और इसी तरीके से बच्चों एक और यहां पे आप केस ले लीजिए, और वो है, यहां पे लिखेंगे, जब परिपथ में ओमीय प्रतिरोध R हो, ओमीय प्रतिरोध R हो तब के लिए ये हेडिंग है। और एक और ले लेते हैं, जब परिपथ में L कुंडली हो, तो जब परिपथ में एक कुंडली होगी तो कैसा डायग्राम बनेगा, ऐसा।
और इसको हम क्या कर देंगे, इसको हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज से यहाँ पे जोड़ देंगे। अब जब जोड़ेंगे तो इसमें I धारा प्रवाहित होगी और इस कुंडली का प्रेरकत्व L है। तो ऐसी स्थिति में बच्चों इसमें कैसे निकालेंगे, इसमें कैसे निकालेंगे, जल्दी बताइए। जब कुंडली में क्या लगा हो, तो जब कुंडली में यहाँ पे आपका प्रेरकत्व लगा हो L, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, एक बार सोचिए और उस ओमीय प्रतिरोध के जैसे ही आप इसको सॉल्व करके बताइए। एक बार सोचिए बच्चों और सोच के सॉल्व करके बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसका भी, डेरिवेशन इसका भी करने जाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा। ठीक है, देखिए इसके लिए अगर वोल्टता का, प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण लिखेंगे तो V बराबर हो जाएगा V0 साइन ओमेगा टी। लेकिन अगर धारा का निकालेंगे तो I बराबर I0 और साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 होगा। यानी कि यहाँ पे जो है, जब किसी कुंडली में L प्रेरकत्व का कोई कुंडली हो तो ऐसी स्थिति में जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बच्चों, जो प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होती है। जो धारा का मान होता है, धारा का मान आप देख सकते हैं, धारा का मान इसके कला के रिस्पेक्ट में पाई बाई 2 यानी 90 डिग्री अधिक है, ज्यादा है, लीड कर रही है। तो धारा का मान प्रत्यावर्ती वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे, क्लियर है। और एक और लास्ट हम देख लेते हैं, उसके बाद हम LR परिपथ पढ़ेंगे, फिर LC परिपथ, फिर आपको LCR परिपथ बताया जाएगा। तो आप एक और देख लीजिए ध्यान से कि जब किसी कुंडली में संधारित्र हो, जब किसी परिपथ में संधारित्र हो और इसे हम प्रत्यावर्ती वोल्टता के द्वारा जोड़ते हैं, इसमें अगर धारा I प्रवाहित होती है, तो ऐसी स्थिति में इसके लिए जो धारा और वोल्टेज का समीकरण है वो कैसे लिखा जाएगा। तो कैसे लिखा जाएगा बच्चों, तो इसके लिए जो आपका धारा का समीकरण होगा और जो वोल्टेज का समीकरण होगा उसको आपको लिखना पड़ेगा। लिखिए जल्दी से, जल्दी से लिखिए बच्चों। यहाँ पे कुछ मुझे लग रहा है कि गलत है बच्चों, ये संधारित्र वाला मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ओहो, यहाँ पे ये माइनस होगा बच्चों। अगर आप इसको डेराइव करेंगे तो कुंडली के लिए माइनस लगेगा, यानी कि 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ये जो अग्रगामी होगा वो संधारित्र के लिए होगा। वो किसके लिए होगा, संधारित्र के लिए। कुंडली जब लगी रहेगी तो ऐसी स्थिति में 90 डिग्री क्या होगा, पश्चगामी होगा। पश्चगामी यानी पीछे होगा, पश्चगामी होगा। ठीक है, जब कुंडली का केस होगा, L कुंडली का, तो ऐसी स्थिति में पश्चगामी होगा। और जब यहाँ पे संधारित्र होगा बच्चों, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में क्या होगा, जल्दी बताइए। हाँ जी, जल्दी बताइए। इस कुंडली के केस में होगा बच्चों V बराबर, इस संधारित्र के केस में C, धारिता वाली संधारित्र है ये। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में V बराबर V0 साइन ओमेगा टी और I बराबर I0 साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि इस केस में धारा का मान वोल्टेज से 90 डिग्री अग्रगामी होगा, 90 डिग्री अग्रगामी होगा। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ठीक है, और इसके लिए जो प्रेरण धारतीय प्रतिघात होगा XC बराबर 1/ओमेगा C। तो XC बराबर 1/ओमेगा का मान 2πf रखेंगे और इंटू C। तो ये आपका धारतीय प्रतिघात के लिए सूत्र हो गया। और अगर हमें प्रेरण प्रतिघात का सूत्र निकालना होगा तो
तो एक्सएल बराबर ओमेगा एल, ओमेगा की वैल्यू 2 पाई एफ रख देंगे, तो ओमेगा एल बराबर 2 पाई एफ और इंटू एल, ये होगा आपका प्रेरण प्रतिघात के लिए फॉर्मूला। ठीक है, और इसके लिए केवल ओमीय परिपथ हो तो ऐसी स्थिति में क्या लिखेंगे, केवल ओमीय वाला अगर हो तो किधर गया भाई, हाँ केवल ओमीय वाला हो तो आर बराबर वी बाई आई, सिंपल। समझ आया? तो ये कॉन्सेप्ट है बच्चों जिसको आपको याद रखना है। अब देखिए, अब जो हमने अभी फॉर्मूला आपको बताया था वर्ग माध्य मूल मान पे, उस पर कुछ न्यूमेरिकल फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं, फिर बड़े बड़े सर्किट के हम डेरिवेशंस को सीखेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन कि एक अमीटर का प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में 4 एम्पियर पाठ्यांक आ रहा है, परिपथ में धारा का शिखर मान यानी अधिकतम मान बताइए। कैसे निकालेंगे अधिकतम मान, कैसे निकालेंगे बच्चों? प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में पाठ्यांक 4 एम्पियर आ रहा है, धारा का अधिकतम मान आई आर एम एस बराबर I0 बटा √2 आपको दिया गया है। तो I0 का मान पूछ रहा है बच्चों, तो √2 इंटू IRMS, और ये जो वैल्यू है बच्चों वो IRMS की वैल्यू है 4, ये I0 बराबर कितना हो जाएगा 4√2, आंसर आ गया, सिंपल। 4√2 कौन सा है, 4√2 आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2007 में और 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्टमीटर द्वारा मापे गए प्रत्यावर्ती धारा के मेंस में विभव 200 वोल्ट प्राप्त होता है, विभव का वर्ग माध्य मूल मान बताइए। तो आपको पता है विभव का वर्ग माध्य मूल मान VRMS बराबर क्या होता है बच्चों, V0 और बटे में √2। क्वेश्चन में V0 की वैल्यू दी गई है, क्योंकि वर्ग माध्य मूल मान पूछ रहा है तो VRMS की वैल्यू पूछ रहा है। VRMS बराबर V0 का मान कितना है बच्चों, तो 200 है, 200 बटे में √2, √2 का अगर आप परमीकरण करते हैं तो ऐसी स्थिति में बच्चों यहाँ पे VRMS की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये आ जाएगी 200 √2 और बटे 2 से काटेंगे 100 बार में, यहाँ से VRMS बराबर कितना आ जाएगा बच्चों 100 √2, कितना आ जाएगा 100 √2, आंसर आ गया। ऑप्शन कौन सा है, मारिए फटाफट, 100 √2, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देख सकते हैं कैसे क्वेश्चन दनादन सॉल्व हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे गया कि एक कुंडली के सिरों के बीच 40 वोल्ट का प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पर इसमें 80 मिली एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करिए। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात ज्ञात करिए, कौन बताएगा सबसे पहले, देखना दिलचस्प होगा। कुंडली का प्रेरण प्रतिघात बताइए। देखिए बच्चों, प्रेरण प्रतिघात बराबर मैंने आपको क्या बताया था, एक्सेल होता है, और क्वेश्चन में दिया क्या क्या गया है सबसे पहले वो लिखिए, उसी के अकॉर्डिंग फॉर्मूला प्रयोग होगा। सो क्वेश्चन में दिया गया है वोल्टेज का मान जो कि है 40 वोल्ट और धारा का मान जो कि है 80 मिली एम्पियर। तो 80 मिली एम्पियर को अगर एम्पियर में बदलेंगे तो आई बराबर हो जाएगा 80 गुणे 10 की घात -3 एम्पियर। समझ आया, बहुत बढ़िया। अब जब V का मान I का मान आपको समझ आ गया है तो ऐसी स्थिति में एक्सेल बराबर क्या होता है, V बटा I, क्योंकि एक्सेल अल्टीमेटली क्या है बच्चों, प्रतिरोध है जो कुंडली में प्रेरकत्व के कारण उत्पन्न हो रहा है, तो वो प्रतिरोध क्या होता है, विभवांतर बटा धारा। तो एक्सेल बराबर उस कुंडली के विभव का मान कितना है, कुंडली के सिरों के बीच विभव है आपका 40 वोल्ट, तो 40 लिखेंगे और बटे में उस कुंडली में प्रत्यावर्ती वोल्टेज लगाने पे कितनी धारा बह रही है, तो 80 मिली एम्पियर यानी 80 × 10⁻³ एम्पियर। तो अगर एक्सेल का मान निकालेंगे बच्चों तो आप देखिए 40 दूनी के 80, 1/2 यानी कि 0.5 × 10⁻, ये -3 है, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पे कितना आ गया, अगर आप इसको एक्सेल बराबर निकालेंगे तो ये 0.5 और गुणे 10 की घात 3 यानी 1 2 3, ये दशमलव हटाएंगे तो बटे में 1 0, 1 0 से 1 0 कट गया, तो एक्सेल बराबर 5 गुणे 100 यानी 500, और क्या होगा, ओम। एक्सेल क्या है, एक प्रकार का प्रतिरोध ही है बच्चों, तो इसलिए इसका मात्रक भी ओम हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। समझ आ रहा है?
तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में काफ़ी पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आप सॉल्व करने की पूरी प्रैक्टिस करते चलिए, ठीक है। वेरी गुड। ये क्वेश्चन अच्छे से समझने के बाद अब बारी आती है हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, और वो है एलआर सर्किट। तो बच्चों, एलआर सर्किट क्या होता है और इसमें हम प्रतिबाधा का मान कैसे निकालेंगे, और भी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं एलआर सर्किट से रिलेटेड, वो सभी हम अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो आइए स्टूडेंट, सबसे पहले एलआर सर्किट का डायग्राम बनाते हैं और इस एलआर सर्किट को अच्छे से समझते हैं। सो एलआर सर्किट मतलब क्या? जब किसी परिपथ में प्रतिरोध और कुंडली लगी हुई होती है, और इन दोनों को अगर हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से जोड़ देते हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको हम कहते हैं एलआर सर्किट, क्योंकि इसको हम प्रतिरोध को हम आर से डिनोट करते हैं और ये कुंडली को हम एल से प्रदर्शित करते हैं। सो ऐसी कुंडली जिसमें प्रेरक और प्रतिरोध दोनों हो, एलआर सर्किट कहलाता है। इतनी बात समझ आ रही है सबको? हाँ जी। तो डायग्राम हमारा बन चुका है, और अब इस डायग्राम में हम कुछ बातें लिखेंगे। जो बातें लिखेंगे उसको मैं डैश डैश दे के बता दे रहा हूं, ताकि आप अच्छे तरीके से समझ जाएं, ठीक है। क्योंकि अगर मैं लिखवाऊंगा स्टूडेंट्स तो समय बहुत ज़्यादा लगेगा। सो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों? आप यहाँ पे ये लिखेंगे कि जब किसी परिपथ में कुंडली तथा प्रतिरोध दोनों जो है वो श्रेणी क्रम में हो। आप देख सकते हैं कि प्रतिरोध और कुंडली दोनों इस परिपथ में क्या है? श्रेणी क्रम में है। और उस परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जब इसको जोड़ा जाता है, इस कुंडली और प्रतिरोध के श्रेणी क्रम के संयोजन को अगर हम एक ये प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज से जोड़ते हैं, तो इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। इस कुंडली में क्या होती है स्टूडेंट्स? एक धारा प्रवाहित होने लगती है, जो कि एकदम सिंपल सा तथ्य है, ठीक है, जो आपको समझ में आना चाहिए। ओके, तो ये जो प्रतिरोध के सिरों का बीच का विभवांतर होगा, यानी यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न होगा VR, और इसमें जो प्रवाहित धारा होगी I, ये दोनों क्या होंगे? सेम कला में होंगे, यानी समान कला में होंगे। क्योंकि आर सर्किट को जब मैंने पढ़ाया था कि जब किसी परिपथ में सिर्फ प्रतिरोध आर होता है, तो वोल्टेज और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी तो धारा और वोल्टेज समान कला में होंगे। लेकिन इसके केस में बच्चों डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एल सर्किट में जब हम किसी प्रत्यावर्ती धारा स्रोत से एल सर्किट को जोड़ते हैं, तो ऐसी स्थिति में होता क्या है? विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी हो जाता है। यहाँ पे जो विभवांतर उत्पन्न होगा VL, वो धारा से क्या हो जाएगा? 90 डिग्री अग्रगामी हो जाएगा। ठीक बात है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है और यहाँ पे जो वोल्टेज उत्पन्न हो रहा है, उनमें अगर हम ग्राफ खींचने की कोशिश करें बच्चों, तो वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? अगर हम y एक्सिस पे VL को प्रदर्शित करें, x एक्सिस पे VR को प्रदर्शित करें, तो उनके बीच जो ग्राफ होगा वो 90 डिग्री पे आप देख पा रहे होंगे। और इसका परिणामी, इन दोनों विभवों का परिणामी ये विभव प्राप्त हो जाएगा V। तो ऐसी स्थिति में एलआर सर्किट में अगर हम परिणामी विभव ज्ञात करने की कोशिश करें, देखिए बच्चों, थ्योरी कुछ भी मैं नहीं लिखवाऊंगा, बस समझ लीजिए मेरी बातों को, आसानी से आप लिख पाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः VR तथा VL जो है वो आप देख सकते हैं इस डायग्राम में, VL और VR दोनों परस्पर लंबवत हैं, यानी 90 डिग्री पे हैं। और जब दो बल या दो सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तो परिणामी विभव का मान समांतर चतुर्भुज के नियम के अनुसार हम लिखते हैं। तो परिणामी विभव V जो होगा स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट में VL स्क्वायर और प्लस VR स्क्वायर, या VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर। सिंपल हो गया। ओके, अब अगर परिणामी विभव V का मान निकालेंगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में VL क्या है? इस कुंडली पर उत्पन्न विभव। VL बराबर आप क्या लिख सकते हैं? I इंटू इस कुंडली के परितः प्रतिरोध, और प्रतिरोध क्या होता है? प्रेरण प्रतिघात XL। तो यहाँ पे हमने XL लिख दिया। ये सब अभी पिछले टॉपिक से उठा रहा हूँ। प्लस इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का धारा कितना है? तो I, और इसका प्रतिरोध कितना है? तो R। तो I इंटू R हो गया। इतनी बात क्लियर है सबको? एक बार फटाफट से कमेंट में मुझे बता दीजिए, ठीक है। इतनी बात क्लियर है सबको? तो बता दीजिए फटाफट। अब स्टूडेंट अगर आप देखेंगे तो VL स्क्वायर है, तो हम इसका भी स्क्वायर कर देंगे और इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसका दोनों का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? V बराबर हो जाएगा अंडर रूट में I स्क्वायर XL का स्क्वायर और प्लस I स्क्वायर R का स्क्वायर। अब I स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो बाहर आएगा, तो अंडर रूट है तो इसलिए I बच जाएगा सिर्फ।
अंडर रूट से बाहर आएगा तो आई बच जाएगा, और अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब इस आई को हम यहाँ पे भेज देते हैं, तो v बटे में आई बराबर अंडर रूट में एक्सएल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। इतनी बात समझ आया। और ये v बाई आई क्या है, ये v बाई आई परिपथ का प्रतिरोध है, लेकिन इस परिपथ में आप देख सकते हैं कुंडली और प्रतिरोध दोनों जुड़ा है, इसलिए ये जो v अपॉन आई है ये परिपथ की प्रतिबाधा z होगी। तो z बराबर क्या हो जाएगा, z बराबर हो जाएगा स्टूडेंट अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा परिपथ की प्रतिबाधा, आप आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे चूंकि v बटा आई बराबर z प्रतिबाधा अभी पीछे वाले टॉपिक में मैंने आपको समझा दिया था कि प्रतिबाधा क्या होती है। इतनी बात सबको समझ आई। तो ये है एलआर सर्किट में प्रतिबाधा निकालने का सूत्र। ये है क्या है बच्चों, ये है एलआर सर्किट में प्रतिबाधा निकालने का सूत्र। एक चीज और जानते हैं बच्चों कि एक्सएल क्या है, प्रेरण प्रतिघात, और इसका कोणीय वेग के रूप में फॉर्मूला क्या होता है, एक्सएल बराबर ओमेगा एल। तो यहाँ पे या करके आप लिख सकते हैं प्रतिबाधा का एक और फॉर्मूला, जेड बराबर अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल की जगह पे आप लिख सकते हैं ओमेगा एल का होल स्क्वायर, ये भी आप लिख सकते हैं। सो ये दोनों फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला। ये है कौन सा, एलआर सर्किट में प्रतिबाधा निकालने का सूत्र। तो क्वेश्चन आपका इसी तरीके से पूछ देगा कि यदि किसी एलआर परिपथ में प्रतिरोध का मान 10 ओम है और कुंडली का प्रेरकत्व जो है वो 10 हेनरी है, तो मुझे बताइए कि उस पूरी कुंडली की प्रतिबाधा कितनी, पूरे परिपथ की प्रतिबाधा कितनी होगी। तो इस वाले फॉर्मूले से आसानी से आप निकाल सकते हैं। समझ आया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चों। देखिए, और एक चीज और पूछ देता है, एक चीज और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों जो आपको याद रखनी है, और वो बात क्या है कि यदि परिणामी विभवांतर तथा धारा में कालांतर फाई हो, तो कालांतर कई बार पूछता है। क्या पूछता है बच्चों, कालांतर। और कालांतर फेज डिफरेंस कितना होगा, तो वो होगा tan फाई बराबर होता है, इसी के नीचे लिखिएगा, चूंकि जगह नहीं है इसलिए मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, tan फाई बराबर होता है VL बटे VR, यानी कुंडली पे जो विभव उत्पन्न होगा वो, और प्रतिरोध के सिरों पे जो विभव उत्पन्न होगा वो। तो कुंडली पे विभव I इंटू एक्सएल हो जाता है और बटे में I इंटू आर हो जाता है, तो ये कट गया, तो एक्सएल बटा आर। तो यहाँ पे tan फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, यानी कालांतर कितना हो जाएगा, एक्सएल बटा आर। तो ये दो चीज बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एलआर सर्किट में एक तो पूछा जाता है कि एलआर सर्किट में प्रतिबाधा का सूत्र क्या है, और एलआर सर्किट के लिए विभवांतर, परिणामी विभवांतर और धारा में कालांतर ज्ञात करने का सूत्र। ये समझ आया सबको, एलआर सर्किट समझ आया तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और फिर हम चलते हैं सीआर सर्किट के पास। फिर सीआर सर्किट में बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है। अब चलते हैं बच्चों हम सीआर सर्किट के बारे में। सीआर सर्किट मतलब समझ जाइए एक बार, सबसे पहले ऐसा सर्किट जिसमें संधारित्र यानी कैपेसिटर और प्रतिरोध हो, उसको हम सीआर सर्किट कहते हैं। बनाते हैं एक बार सीआर सर्किट। एक ऐसा परिपथ जिसमें एक संधारित्र की धारिता वाला ये हो, संधारित्र जुड़ा हो और एक प्रतिरोध जुड़ा हो, तो ऐसे परिपथ को हम क्या कहते हैं बच्चों, सीआर सर्किट कहते हैं। और इस परिपथ को अगर हम प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ दें और इसमें हम धारा प्रवाहित करें आई, तो ऐसी स्थिति में प्रतिबाधा और कालांतर का फॉर्मूला क्या आएगा, इसको आपको लिख के बताना है। स्टार्ट करें बच्चों, स्टार्ट किया जाए। बहुत बढ़िया, बताइए स्टार्ट किया जाए। बहुत बढ़िया। देखिए बच्चों, होता क्या है कि जब भी हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे तो सबसे पहले संधारित्र आ रहा है, तो संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर जो VC होता है वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। ये मैंने सी सर्किट में आपको बता दिया था। और ये जो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होगा बच्चों, ये C है और ये R है। तो इस प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं, आर सर्किट में मैंने आपको बताया था।
तो अगर इसका आप डायग्राम खींचने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा बच्चों, वो ये होगा इस तरीके से, ये है वाई एक्सिस और ये है क्या एक्स एक्सिस। अब अगर देखेंगे तो ये देखिए ये दोनों समान कला में है, समान कला में है, इसका मतलब एक्स एक्सिस पे रहेंगे। और ये जो VC है ये धारा से 90 डिग्री पश्चगामी है। पश्चगामी का मतलब क्या होता है बच्चों, नीचे की तरफ होगा। VC क्या होगा, नीचे की तरफ, 90 डिग्री नीचे की तरफ। और ये है VR, तो इनके बीच का अगर परिणामी निकालें तो ये ऐसे निकलेगा, V ऐसे निकलेगा बच्चों। तो V परिणामी कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी विभवांतर CR सर्किट का, CR परिपथ का परिणामी विभवांतर, तो CR सर्किट का बच्चों परिणामी विभवांतर क्या हो जाएगा, V बराबर अंडर रूट में, सेम वही कंडीशन है, तो वो हो जाएगा VC स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। समझ आया सबको? इतनी बात समझ आई तो फिर क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए एकदम सॉल्व, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है, ठीक है। या VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि प्लस में है तो आप कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है। तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में VC को आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू XC का होल स्क्वायर, और इंटू VR को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, I इंटू R का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है, वेरी गुड। अब I स्क्वायर कर दीजिए, तो V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, अंडर रूट में I स्क्वायर XC का स्क्वायर और प्लस I स्क्वायर R स्क्वायर। I स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो I हो जाएगा, तो V बराबर I, और अंडर रूट में स्क्वायर को बाहर निकालते हैं ना अंडर रूट से, तो वो सिर्फ एक घात बचता है उस पर, तो ये हो जाएगा XC का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। ये V बटा I इधर हो जाएगा, तो V बटा I बराबर कितना आ गया, XC का स्क्वायर और प्लस R का स्क्वायर। और यहां पे बच्चों हम लिखेंगे क्या, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि V बटा I बराबर Z प्रतिबाधा होती है। प्रतिबाधा जब किसी परिपथ में प्रतिरोध और धारिता दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ी हो तो इसका टोटल हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रतिबाधा Z होती है। तो V बटा I का मान Z हम यहाँ पे लिखेंगे CR सर्किट के लिए। सो Z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, Z बराबर हो जाएगा अंडर रूट में XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये हो गया आपका एक फॉर्मूला प्रतिबाधा के लिए, ये हो गया बच्चों एक फॉर्मूला प्रतिबाधा के लिए। लेकिन आप यहाँ पे लिखेंगे कि हम जानते हैं कि XC बराबर 1/C ओमेगा, XC बराबर 1/C ओमेगा। तो इसमें पुट करिए, तब प्रतिबाधा का सूत्र क्या निकल के आएगा बच्चों, तब प्रतिबाधा का सूत्र Z बराबर निकल के आएगा अंडर रूट में 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर और प्लस R स्क्वायर। ये आ गया CR सर्किट के लिए प्रतिबाधा का सूत्र। सबको समझ आया बच्चों, आना चाहिए बिल्कुल। अब नहीं आएगा तो कब आएगा, जल्दी बताइए फटाफट। तो ये तो प्रतिबाधा आ गया। अब अगर मैं पूछूं इसमें जो मैंने अभी LR सर्किट के लिए आपको करवाया था कि कालांतर कितना होगा, तो ऐसी स्थिति में इसमें बताइए कि परिणामी विभवांतर V और I में कालांतर कितना होगा। तो आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे एक संधारित्र है और एक प्रतिरोध है, तो tan phi का मान कितना होगा, VC बटा VR, और VC को आप क्या लिख सकते हैं, I इंटू XC और बटे में I इंटू R। I से I कट गया तो XC बटा R, XC को आप 1/C ओमेगा भी लिख सकते हैं। तो tan phi बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 1/C ओमेगा लिखेंगे तो 1/CR। ये आपका tan phi का फॉर्मूला यानी कि कालांतर का फॉर्मूला आ गया। तो ये है बच्चों CR सर्किट। समझ आया। और सबसे ऊपर आप कुछ बातें लिख देंगे कि माना एक परिपथ हमने लिया जिसमें एक संधारित्र जिसकी धारिता C है वो संयोजित किया गया है, और इसी संधारित्र के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध R लिया गया है।
दोनों को श्रेणी क्रम में लेकर एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ने पर इस परिपथ में धारा I प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण इनके सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर VC है और प्रतिरोध R के सिरों के बीच विभवांतर VR है। ठीक है, जो धारिता C के सिरों के बीच विभवांतर होगा वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा और जो प्रतिरोध R के सिरों के बीच का विभवांतर होगा वो धारा और विभवांतर दोनों समान कला में होंगे। अतः ये वाला ग्राफ हमें प्राप्त होता है। अतः इन दोनों का परिणामी विभवांतर V होता है और V हम ऐसे निकालते हैं। CR सर्किट समझ आया? CR सर्किट समझ आया सबको? तो मुझे बताइए फटाफट। बहुत बढ़िया। अब हम पढ़ेंगे क्या? LC परिपथ। LC परिपथ मतलब क्या? ऐसा परिपथ जिसमें एक कुंडली हो और एक संधारित्र हो। आइए बना लेते हैं बच्चों फटाफट। तो अगर हम LC परिपथ देखेंगे बच्चों तो एक ऐसा परिपथ जिसमें एक कुंडली हो, तो कुंडली हमने यहां पे बना लिया, और एक संधारित्र हो, संधारित्र बना लिया, और इनको श्रेणी क्रम में संयोजित करके एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से हम यहाँ पे जोड़ देंगे। तो जब जोड़ देंगे तो ऐसी स्थिति में इनके बीच की प्रतिबाधा, इस परिपथ की प्रतिबाधा और कालांतर हमें ज्ञात करना है। तो इसको L मानते हैं और इसको C मानते हैं। तो जैसे ही इसमें I धारा प्रवाहित करेंगे, इसके सिरों के बीच का वोल्टेज जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? VL। इसके सिरों के बीच का वोल्टेज, सीख जाइए कैसे कैसे मैं कर रहा हूं। इसके सिरों के बीच का वोल्टेज V होगा और इसके सिरों के बीच का वोल्टेज VC होगा। अब याद करिए बच्चों, L सर्किट और C सर्किट, ये दोनों याद करिए। याद करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे। L सर्किट में मैंने क्या बताया था आपको? L सर्किट में मैंने क्या बताया था कि कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर जो होता है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है और संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है। इसके सिरों के बीच का विभवांतर जो होगा वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। तो अगर आप ग्राफ बनाएंगे, बच्चों तो कैसा बनेगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये x एक्सिस होगा और ये y एक्सिस होगा। तो अब देखेंगे इस कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, यानी ऊपर VL होगा। क्लियर बात? और बच्चों ये कुंडली के ये संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होता है, यानी ये नीचे की साइड VC होगा। ये दोनों एक दूसरे से विपरीत दूरी पर हैं, यानी एक दूसरे से 180 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो जब 180 डिग्री का कोण बनाते हैं बच्चों तो परिणामी विभवांतर क्या होता है? परिणामी विभवांतर और किसके लिए? तो LC परिपथ के लिए, LC परिपथ के लिए परिणामी विभवांतर क्या होगा? जब दो बलों के बीच का कोण 180 डिग्री हो तो परिणामी विभव का मान कितना होता है बच्चों? V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? VL माइनस VC। याद करिए V बराबर VL माइनस VC। आप देखिए VL ऊपर है, VC नीचे है, तो ऐसी स्थिति में VL माइनस VC हो जाएगा। सो अब V का मान निकालिए। तो VL का मान आप जानते हैं I इंटू XL हो जाएगा, I इंटू XL हो जाएगा। ये इंटू और X को थोड़ा सा अलग बनाना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं I XL हो जाएगा और माइनस I XC हो जाएगा। ठीक है बच्चों? अब देखिए यहाँ पे ध्यान से I को कॉमन ले लीजिए, तो ये हो गया XL माइनस XC। I को इधर भेजिए तो V बटा I बराबर XL माइनस XC। तो V बटा I बराबर हो जाएगा Z बराबर XL माइनस XC। ये प्रतिबाधा का एक सूत्र आपको निकल के आ गया है। समझ आया सबको? बहुत बढ़िया। तो अब हम यहाँ पे कुछ और चीजें यहाँ पे इसी छोटे से जगह में आपको समझा देता हूं कि आप जानते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम जानते हैं, और आप जानते क्या है बच्चों कि XL बराबर ओमेगा L और XC बराबर 1/C ओमेगा। याद करिए L सर्किट और C सर्किट। तो इसमें अब वैल्यू को पुट करिए, तब प्रतिबाधा
तब प्रतिबाधा क्या हो जाएगी, यहाँ पे आप डैश दे दीजिए कि अब यहां से आएगा, तब प्रतिबाधा Z बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सएल को आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा एल, एक्सएल को क्या लिख सकते हैं बच्चों, ओमेगा एल माइनस 1/c ओमेगा, इतना आपका परिपथ की प्रतिबाधा आ जाएगी। ये किसके लिए है, एलसी सर्किट के लिए है। किसके लिए है बच्चों, एलसी सर्किट के लिए है। समझ आया, समझ आया कि नहीं। अब इसमें कुछ शर्त होते हैं, अब इसमें क्या होता है बच्चों, कुछ शर्त होता है कि परिणामी विभवांतर V का मान तथा दिशा XL तथा XC पर निर्भर करता है। जो परिणामी विभवांतर V का मान है वो इस XL और XC पर निर्भर करता है। और कुछ कंडीशन आप यहाँ पे जान जाइए, मौखिक रूप से मैं बता देता हूँ, बस याद रख लीजिएगा। तीन ही कंडीशन है। सबसे पहला, यदि XC का मान XL से बड़ा होगा तब परिणामी विभवांतर धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा। यानी यदि XL, यहाँ पे आप ये तीन कंडीशन बच्चों याद रखेंगे, तीन कंडीशन। पहला कंडीशन क्या है कि XC का मान, XC इज ग्रेटर देन XL, तब परिणामी विभवांतर का मान जो होगा वो धारा से 90 डिग्री पश्चगामी होगा, 90 डिग्री पश्चगामी होगा। ठीक है, ये पहला केस है। इतनी बात समझ आई। सबसे पहला केस आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ठीक है। और यदि XL बराबर, दूसरा केस क्या है बच्चों, यदि XL इज ग्रेटर देन XC, तब जो परिणामी विभवांतर होगा वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होगा। क्या होगा, अग्रगामी, अग्रगामी होगा, अग्रगामी होगा। ये दूसरा कंडीशन है। ठीक है बात, बहुत बढ़िया। और तीसरा कंडीशन क्या है, XL बराबर XC होगा तब Z का मान 0 हो जाएगा, अतः अनुनाद की स्थिति हो जाएगी। अतः क्या हो जाएगी बच्चों, अनुनाद की स्थिति। तो अनुनाद की स्थिति के लिए एक पेज मुझे और लेने दीजिए, वरना फिर मजा नहीं आएगा बच्चों। ठीक है, तो एक पेज मैंने ले लिया और इस पेज में अब जितनी चीजें हैं उसको डिलीट कर दीजिए, क्योंकि हमने एक डुप्लीकेट स्लाइड ले लिया है। तो ये लीजिए, यहां तक आपने कर लिया। तीसरा, आजा मामा, आ गया। तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि XL XC के बराबर हो तब क्या होगा। XL XC के बराबर होगा बचवा, तो आप यहां पे पुट करिए XL और XC दोनों का मान पुट करेंगे तो Z का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः परिणामी विभवांतर Z का मान जो है वो प्रतिबाधा 0 हो जाएगी। तो ये स्थिति कौन सी होगी, अनुनाद की स्थिति होगी। अनुनाद, रेजोनेंस की स्थिति यहाँ पे उत्पन्न हो जाएगी। अब जब रेजोनेंस की स्थिति होती है तो फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अनुनाद की स्थिति में क्या होगा, यहां पे लिखेंगे अनुनाद की स्थिति में, अनुनाद की स्थिति में, और अनुनाद की स्थिति में क्या हो जाता है बच्चों, XL बराबर XC, XL बराबर XC, XL बराबर क्या होता है, ओमेगा L बराबर 1/c ओमेगा है भाई। समझ आया इतना बात। अब ओमेगा का मान रखिए 2πf और इंटू L बराबर 1/2πf और इंटू C। हमें f का वैल्यू निकालना है। तो एक काम करिए बच्चा, ये सबको इधर फेंक दीजिए f को छोड़ के, और एक f को इधर मंगा लीजिए। तो एफ स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 दूनी के 4 पाई स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर और LC। तो यहाँ पे बच्चों अगर आप निकालेंगे f का मान तो अंडर रूट चढ़ जाएगा सबके ऊपर। तो f का मान क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1/4 पाई स्क्वायर f LC, सॉरी 4 पाई स्क्वायर L और C, यहाँ पे लिखेंगे L और C। अब आप देखेंगे 4 पाई स्क्वायर को बाहर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 पाई और इंटू 1 का अंडर रूट 1 ही हो जाएगा, और अंडर रूट में LC। तो यहाँ पे आवृत्ति का, फ्रीक्वेंसी का, अनुनाद की स्थिति में फ्रीक्वेंसी का सूत्र क्या आ गया, 1/2 पाई अंडर रूट में LC। आपको याद रखना है बच्चों, ये वाला
ये वाला फॉर्मूला अनुनाद की स्थिति में आपको याद रखना है, सबको याद रहेगा। क्वेश्चन पूछ देगा कि एलसी सर्किट के लिए अनुनाद की स्थिति में आवृत्ति का सूत्र बताइए। ये 1 नंबर में भी क्वेश्चन बहुविकल्पी में आ सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बताया। समझ आया सबको? समझ आया बच्चों तो एक बार लाइक ठोक दीजिए फटाफट, तभी मजा आएगा। फिर हम सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट की तरफ चलेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट परिपथ की तरफ चलेंगे, और वो है बच्चों एलसीआर सर्किट। समझ आया? बहुत बढ़िया। तो अब चलें क्या, रहा नहीं जाता, चलते हैं एलसीआर सर्किट की तरफ। तो देखिए छोट मोट सर्किट आपने पढ़ा, आपने एल सर्किट भी पढ़ा, आपने आर सर्किट भी पढ़ा, आपने सी सर्किट भी पढ़ा, आपने एलआर सर्किट भी पढ़ा, आपने एलसी सर्किट भी पढ़ा, आपने सीआर सर्किट भी पढ़ा। अब बच्चों बारी आती है एलसीआर सर्किट की, यानी ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली भी हो, संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो। उस स्थिति में परिपथ की प्रतिबाधा क्या होगी और कालांतर क्या होगा। तो आइए बच्चों एक एक करके हम लोग फटाफट अंदाज में सभी चीज को अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो बच्चों डायग्राम पूछेगा, और डायग्राम बनाने नहीं आएगा तो हो जाएंगे वहीं पे आप चित्त। ठीक है, तो एलसीआर सर्किट के लिए आइए बनाते हैं बच्चों डायग्राम। तो डायग्राम बनाएंगे तो होगा क्या, आप देखिए जरा, ऐसा परिपथ जिसमें कुंडली भी हो, संधारित्र भी हो और प्रतिरोध भी हो, और उस परिपथ को अगर आप प्रत्यावर्ती वोल्टेज के साथ जोड़ते हैं तो इस परिपथ में धारा प्रवाहित होगी। सिंपल बात है। इस कुंडली को आप L से जानते हैं, संधारित्र को C से जानते हैं और प्रतिरोध को R से जानते हैं। तो इसी प्रकार के सर्किट को LCR सर्किट कहते हैं। देखिए ना, LCR। ठीक है, अब देखिए बच्चों जैसे ही धारा प्रवाहित होगी इसके सिरों के बीच का विभवांतर VL हो जाएगा, इसके सिरों के बीच का विभवांतर VC हो जाएगा और इसके सिरों के बीच का विभवांतर VR हो जाएगा। अब इन विभवांतरों के कारण जो ग्राफ बनेगा वो ग्राफ आप मुझे बताइए कि क्या बनेगा। बताइए जल्दी से, वो ग्राफ क्या बनेगा बच्चों? वो ग्राफ क्या बनेगा? आप ध्यान से देखिए इस ग्राफ में, इसमें ये जो कुंडली का विभवांतर है ये धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, ये तो आपको पता है। तो ये ग्राफ में वाई एक्सिस पे ऊपर की तरफ रहेगा। ये संधारित्र का जो विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, यानी वाई एक्सिस पे नीचे रहेगा। और ये जो आर है ये प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं। सो अगर इसका ग्राफ बच्चों हम बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? यहाँ पे रहेगा VL, यहाँ पे रहेगा VC और यहाँ पे रहेगा बच्चों क्या, VR रहेगा। समझ आया इतनी बात? तो जब इतनी बात बच्चों आपको समझ आ गया है तो अब आसानी से आप इसके ग्राफ को समझ सकते हैं। सो अब इस स्थिति में परिणामी विभवांतर निकालने की कोशिश करें तो क्या होगा? अगर इस स्थिति में बच्चों परिणामी विभवांतर निकालने की कोशिश करें तो आप आसानी से परिणामी विभवांतर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे परिणामी विभवांतर, जल्दी बताइए। परिणामी विभवांतर कैसे निकालेंगे बच्चों? बिल्कुल, परिणामी विभवांतर इसका जो होगा वो कुछ इस प्रकार से जाएगा, ऐसे परिणामी विभवांतर ऐसे जाएगा। अब आप जानते हैं यहाँ पे जो चीज लिखा है परिपथ में उसको आप लिख देंगे यहाँ पे कि एलसीआर सर्किट में एक ऐसा परिपथ जिसमें एक कुंडली L होती है, एक संधारित्र C होता है और एक प्रतिरोध R होता है, और इन सबको श्रेणी क्रम में जोड़कर और जब हम इसमें प्रत्यावर्ती वोल्टेज देते हैं तो इस परिपथ में एक धारा I बहने लगती है, जिस धारा के कारण इन तीनों के सिरों पर एक विभवांतर क्रमशः VL, VC और VR उत्पन्न हो जाता है। और ये जो कुंडली के सिरों के बीच का विभवांतर है वो धारा से 90 डिग्री अग्रगामी होता है, जो संधारित्र के सिरों के बीच का विभवांतर होता है वो धारा से 90 डिग्री पश्चिमगामी होता है, और जो प्रतिरोध के सिरों के बीच का विभवांतर होता है बच्चों वो धारा और
प्रतिरोध विभवांतर दोनों समान कला में होते हैं। इतनी बात समझ आई। अब जब इतनी बात समझ आई तो परिणामी विभवांतर कैसे निकालेंगे बचवा? परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर, और किसके लिए? परिणामी विभवांतर आप किसके लिए निकाल रहे हैं? LCR परिपथ के लिए, LCR परिपथ के लिए। तो परिणामी विभवांतर V बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? अंडर रूट में VR स्क्वायर प्लस, ये देखिए VL और VC परस्पर लंबवत हैं, तो इसका परिणामी विभव कितना हो जाएगा? VL माइनस VC, तो VL माइनस VC का होल स्क्वायर। समझ आया? ये आपका परिणामी विभवांतर निकल के आ गया। अब अगर आप इसको निकालेंगे तो VR को आपको पता है कि I इंटू R होता है, प्लस VL को आप जानते हैं I इंटू XL होता है, और VC को आप जानते हैं I इंटू XC होता है। इसका स्क्वायर कर दीजिए। अब क्या करेंगे भाई? अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? सिंपल सा रूल अपनाएंगे, और वो रूल क्या है भाई? वो रूल ये है कि I को कॉमन लेके उधर की तरफ फेंकिए। तो इधर से I कॉमन लेंगे, ये बच्चों VR का स्क्वायर करेंगे तो I स्क्वायर R स्क्वायर हो जाएगा। ये आप याद रखेंगे। यहाँ से I स्क्वायर और इस वर्ग से I निकालेंगे तो I स्क्वायर हो जाएगा। तो और इस अंडर रूट से I स्क्वायर निकालेंगे तो I हो जाएगा। तो V बटे में I बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये आ गया आपका एक। अब यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि V बटा I का मान क्या होता है बच्चों? चूंकि V बटा I बराबर Z प्रतिबाधा है, प्रतिबाधा, परिपथ की प्रतिबाधा Z है, तो ऐसी स्थिति में Z बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये है LCR परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। याद रख लीजिएगा बच्चा, ठीक है? पूछेगा क्वेश्चन में कि LCR परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र क्या है? तो LCR परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र Z बराबर अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। और बच्चे एक और चीज आप इसको लिख सकते हैं, XL बराबर क्या लिख सकते हैं? ओमेगा L। तो आप लिखिए Z बराबर अंडर रूट में ओमेगा R स्क्वायर प्लस ओमेगा L माइनस XC को क्या लिख सकते हैं? 1/C ओमेगा का होल स्क्वायर। ये होता है LCR परिपथ के लिए परिपथ की प्रतिबाधा का सूत्र। या तो ये आप फॉर्मूला याद कर लीजिए, या ये वाला फॉर्मूला याद कर लीजिए, दोनों ही आपको नंबर दिलाएंगे। और इतना आपको डेरिवेशन करना है बच्चा, इतना आपको डेरिवेशन करना है। समझ आ गया? अच्छा, अब विभवांतर और धारा में, परिणामी विभवांतर और धारा में कालांतर कितना होगा? तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों? इसके लिए एक काम कर देते हैं। कहाँ थे हम? यहीं पे थे शायद। LCR सर्किट है। इसके लिए अब क्या करते हैं? कालांतर। तो यहाँ पे लिखेंगे परिणामी विभवांतर, परिणामी विभवांतर तथा धारा में कालांतर। परिणामी विभवांतर तथा धारा में कालांतर क्या हो जाएगा? tan फाई। और tan फाई बराबर क्या होता है बच्चों? VL माइनस VC बटे में R। ये होता है LR सर्किट के लिए। तो tan फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? tan फाई बराबर VL को आप क्या जानते हैं? ओमेगा L माइनस 1/C ओमेगा और बटे में R। VR लिख दीजिए। तो VR लिखेंगे तो डायरेक्ट मत करिए, अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पे चलिए, ठीक है? तो VL को आप क्या लिख सकते हैं? I इंटू XL और माइनस I इंटू XC और बटे में I इंटू R। I को कॉमन लेंगे तो ऊपर से I और नीचे से I कट गया। तो tan फाई बराबर XL माइनस XC और बटे में R। XL माइनस XC बटे में R। ये है आपका क्या? ये है आपका कालांतर का सूत्र। या करके आप यहाँ पे लिख सकते हैं, या tan फाई बराबर XL की जगह पे आप लिख सकते हैं ओमेगा L माइनस 1/C ओमेगा और बटे में R।
बटे में क्या लिख सकते हैं बच्चों, R। तो ये आपका LCR सर्किट के लिए परिणामी विभव और धारा में कालांतर का सूत्र आपको मिल गया है। समझ आया? समझ आया कि नहीं? अब इसमें भी 3 केस हो सकते हैं। यदि XC का मान, यदि इसमें XC का मान, ये दोनों C ही लग रहा है बच्चे, ये C है, आप याद रखेंगे। हाँ, यदि XC का मान XL से ज्यादा हो, पहला केस, यदि XC इज ग्रेटर देन XL, तो फाई का मान क्या हो जाएगा बच्चों, ऋणात्मक हो जाएगा, और ऐसी स्थिति में विभवांतर धारा से अग्रगामी होगी। यदि XC का मान बड़ा हो जाए तो बड़े में से छोटे को घटाएंगे तो माइनस में आएगा फाई का मान, और जब माइनस में फाई का मान आएगा तो विभवांतर धारा से क्या होगी, अग्रगामी हो जाएगी। ठीक है बात? विभवांतर धारा से सॉरी पश्चगामी हो जाएगी, पश्चगामी हो जाएगी, और क्योंकि माइनस में आ रहा है भाई, और अगर XL का मान XC से ज्यादा हो जा रहा है तो फाई का मान धनात्मक आएगा, और जब फाई का मान धनात्मक आएगा तो विभवांतर जो है वो धारा से अग्रगामी हो जाएगी। इतनी बात समझ आया? और यदि बच्चों, यदि XL और XC दोनों बराबर हो जाए तब क्या होगा, तब फाई का मान 0 होगा, और ऐसी स्थिति में विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होंगे। समझ गए? इतनी बात समझ में आनी चाहिए। सबसे बढ़िया और सबसे कॉन्सेप्चुअल जो है वो LCR सर्किट था, जो आपने समझ लिया है अच्छे तरीके से। ठीक है, इसमें डेरिवेशन बच्चों बहुत सारे हैं तो आप याद रखेंगे। ठीक है बात? अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक क्या है। नेक्स्ट टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति, प्रत्यावर्ती धारा में शक्ति। जब किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा बहती है बच्चों तो कुछ न कुछ शक्ति व्यय होती है, तो वो शक्ति हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम केवल प्रतिरोध वाले परिपथ में शक्ति क्षय निकालेंगे। तो केवल प्रतिरोध, ऐसा एक सर्किट ले लेते हैं जिसमें केवल प्रतिरोध हो, तो इसमें शक्ति कितना क्षय होगा। तो इसको अगर हम एक प्रत्यावर्ती वोल्टेज से जोड़ देते हैं तो ये अगर R है तो इसके सिरों के बीच VR उत्पन्न होगा, ये धारा होगी। तो R सर्किट में बच्चों विभवांतर और धारा दोनों समान कला में होते हैं। तो V बराबर V0 साइन ओमेगा t, ये होता है R सर्किट में विभवांतर का सब सूत्र, समीकरण नंबर 1 हो गया। और I धारा जो होगा वो दोनों विभवांतर और दोनों समान कला में होंगे, तो I बराबर I0 साइन ओमेगा t, I बराबर I0 साइन ओमेगा t। अब आप देख सकते हैं तब परिपथ में शक्ति, परिपथ में शक्ति, आप क्या जानते हैं बच्चों, शक्ति क्या होता है। जब विभवांतर और धारा का मान दिया जाता है तो शक्ति का मान निकालने के लिए P बराबर V इंटू I करते हैं। अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से V और I का मान यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो जैसे ही पुट करेंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, V0 साइन ओमेगा t और इंटू I0 साइन ओमेगा t। तो हो जाएगा क्या बचा, वो हो जाएगा P बराबर V0 इंटू I0 साइन स्क्वायर ओमेगा t। और एक बात आप सभी बच्चे यहाँ पे इस R सर्किट के लिए ध्यान देंगे कि एक पूर्ण साइकिल के लिए, एक पूरे चक्कर के लिए प्रत्यावर्ती धारा में साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है, 1/2। ये पॉइंट आप याद रखेंगे। पूर्ण साइकिल के लिए, पूर्ण साइकिल के लिए, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूं इसलिए बच्चों क्योंकि टाइम थोड़ा नहीं है, दूसरे टीचर की क्लास होने वाली है। सो 1/2 लिख देंगे। तो जैसे ही हम 1/2 लिख देंगे तो P बराबर क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट P बराबर V0 इंटू I0 इंटू 1/2। 1/2 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/√2 इंटू 1/√2। तो P बराबर क्या हो जाएगा, V0 बटे में अंडर रूट में 2 और इंटू I0 और बटे में अंडर रूट में 2। और याद करिए बच्चों, वर्ग माध्य मूल मान विभव का और धारा का यही होता है। VRMS बराबर होता है V0/√2, IRMS बराबर I0/√2। तो P बराबर क्या हो जाएगा, VRMS और इंटू IRMS। ये है R सर्किट में, यानी एक ऐसा परिपथ जिसमें सिर्फ प्रतिरोध है उसमें शक्ति क्षय। ठीक है, ऐसे आप निकाल सकते हैं। समझ गया? इसी तरीके से आप LR सर्किट के लिए भी बच्चों, LR सर्किट के लिए भी शक्ति निकाल सकते हैं। तो LR सर्किट के लिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, डेरिवेशन भी पूछ दिया जाएगा तो डेरिवेशन आपके में होगा।
एलआर परिपथ के लिए, एलआर परिपथ के लिए शक्ति। समय के अभाव में बच्चों ये नहीं करा रहा हूं, बस आप ये याद रख लेंगे कि एलआर सर्किट के लिए जो शक्ति होगी P बराबर हो जाएगी VRMS और इंटू IRMS और इंटू कॉस फाई, क्या हो जाएगी कॉस फाई। ये एलआर सर्किट के लिए है, यहाँ पे याद रखेंगे। अब प्रश्न ये आता है भाई, ये बताइए कि कॉस फाई सर क्या है। तो कॉस फाई बच्चे एक नियतांक है जिसको हम शक्ति गुणांक कहते हैं। परिपथ की क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक, परिपथ की शक्ति गुणांक कहते हैं। कॉस फाई को हम क्या कहते हैं, शक्ति गुणांक, शक्ति गुणांक। और एलआर सर्किट के लिए शक्ति गुणांक का सूत्र भी लिख लीजिए, कॉस फाई बराबर होता है कितना, कॉस फाई बराबर आर बाई जेड, आर बाई जेड या आर बाई अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जिसको आपको अच्छे से याद रखना है। समझ आ रहा है सबको, बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों क्या, चोक कुंडली। चोक कुंडली क्या है, चोक कुंडली देखिए एक ऐसी कुंडली होती है जो प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को बिना ऊर्जा हास के, यानी बिना ऊर्जा के हानि के बनाए रखती है। चोक कुंडली क्या है, चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति होती है जो प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता को बिना ऊर्जा हास के कम कर देती है। यहाँ पे लिख देंगे चोक कुंडली, चोक कुंडली एक ऐसी युक्ति है, एक ऐसी युक्ति है, 1-2 नंबर में कई बार पूछ देता है। युक्ति एक ऐसी युक्ति है, युक्ति है जो प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता, प्रत्यावर्ती धारा की प्रबलता बिना ऊर्जा हास के कम कर देती है, बिना ऊर्जा हास के, बिना ऊर्जा हास के कम कर देती है, कम कर देती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखवाया है, ये याद रख लीजिएगा। चोक कुंडली आपका एकदम समाप्त हो जाएगा। समझ रहे बात। चोक कुंडली की बनावट और कार्यविधि भी पूछता है, तो एक बार उसको देख लीजिएगा। ऑलरेडी ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं बच्चों, इसके लिए कम से कम 5 घंटे चाहिए इस चैप्टर को अच्छे से डिटेल में पढ़ाने के लिए। ठीक बात है। ओके, अगला आपका टॉपिक क्या है, देखिए अगला आपका टॉपिक देख लेते हैं, वाटहीन धारा। वाटहीन धारा क्या होती है, ऐसी धारा जिसे किसी परिपथ में प्रवाहित करने पर। वाटहीन धारा की परिभाषा सभी बच्चे नोट कर लेंगे कि किसी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर अगर ऊर्जा का ह्रास न हो। कोई भी प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, मान लीजिए इस तरीके का कोई प्रत्यावर्ती धारा परिपथ है, उसमें अगर धारा प्रवाहित करने पर ऊर्जा ह्रास यानी ऊर्जा की कोई हानि न हो, तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा ह्रास बिल्कुल न हो, तो ऐसे धारा को हम कहते हैं वाटहीन धारा। यानी ऐसी धारा जिससे अगर हम परिपथ में प्रवाहित करें तो ऐसी स्थिति में ऊर्जा का कोई हानि ना हो, तो वो क्या कहलाता है बच्चों, वो कहलाता है वाटहीन धारा। अब हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं इसका, वो है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक, और इस टॉपिक को आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। ट्रांसफार्मर होता क्या है, सबसे पहले तो आपके दिमाग में ये आएगा, क्योंकि बच्चों जब आप देखेंगे ट्रांसफार्मर को, आप अपने गली गुच्चे या मोहल्ले में देखते हैं कि जगह जगह ट्रांसफार्मर लगा होता है। गर्मियों के दिन में उड़ भी जाता है कई बार ट्रांसफार्मर, ठीक है, जल जाता है। तो ट्रांसफार्मर होता क्या है, सबसे पहले तो सवाल यही उतरेगा। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है ना जो वोल्टेज को बढ़ाने या घटाने का काम करती है। सिंपल शब्दों में अगर आप देखें तो यही है, यानी कि ट्रांसफार्मर एक ऐसी युक्ति है जो वोल्टेज को घटाने या बढ़ाने का काम करती है। सिंपल शब्दों में ट्रांसफार्मर बच्चों 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है आपका अपचाई ट्रांसफार्मर,
अपचाई ट्रांसफार्मर, और एक होता है बच्चों आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर क्या है बच्चों? अपचाई ट्रांसफार्मर ये है जो उच्च विभव एवं निर्बल प्रत्यावर्त धारा को निम्न विभव और प्रबल प्रत्यावर्त धारा में परिवर्तित करता है। इसका मतलब वोल्टेज को कम ज्यादा करने के लिए ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। अपचाई ट्रांसफार्मर बच्चों एक ऐसा ट्रांसफार्मर है जो उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और उच्चाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर है, ऊंचाई यानी कि ऊंचा करने के लिए, यानी ज्यादा करने के लिए। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चा, समझ आया? उच्च विभव को निम्न विभव में परिवर्तित करने के लिए हम अपचाई ट्रांसफार्मर लेते हैं और निम्न विभव को उच्च विभव में परिवर्तित करने के लिए हम उच्चाई ट्रांसफार्मर लेते हैं। अपचाई ट्रांसफार्मर के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें दो कुंडलियां होती हैं। एक पहली कुंडली में जो है वो पतले तार के अधिक फेरे होते हैं और दूसरी कुंडली में क्या होते हैं? मोटे तार के कम फेरे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर हम अपचाई ट्रांसफार्मर की बात करें तो पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। ट्रांसफार्मर में बच्चों दो कुंडलियां होती हैं, तो एक में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं और एक में मोटे तार के बहुत ही कम फेरे होते हैं। तो इस प्रकार ये है प्राथमिक कुंडली और ये है बच्चों द्वितीयक कुंडली। ठीक है, और उच्चाई ट्रांसफार्मर में जस्ट इसका अपोजिट है। अपोजिट इज द सेंस कि प्राथमिक कुंडली में इसमें मोटे तार के कम फेरे होते हैं और द्वितीयक कुंडली में पतले तार के द्वितीयक कुंडली में अधिक फेरे होते हैं। समझ आ गया? तो ये हो गया आपका प्राथमिक कुंडली, ये हो गया आपका उच्चाई ट्रांसफार्मर। समझ आया? एकदम रचना इसी तरीके से बनेगा। उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या बताया मैंने? उच्चाई ट्रांसफार्मर में क्या होता है? दो कुंडलियां होती हैं जिसमें एक में मोटे तार के कम फेरे होते हैं जो कि ऊपर वाली प्राथमिक कुंडली आपको दिख रही है और दूसरे में पतले तार के अधिक फेरे होते हैं जो कि उच्चाई ट्रांसफार्मर में द्वितीयक कुंडली आपको यहाँ पे दिख रही है। एकदम एक दूसरे के अपोजिट। ये वाला ट्रांसफार्मर अपचाई है यानी उच्च विभव को निम्न विभव में बदलता है और ये वाला ट्रांसफार्मर क्या है? ये वाला ट्रांसफार्मर उच्चाई ट्रांसफार्मर है यानी कि निम्न विभव से उच्च विभव में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। समझ गया? समझ आ गई बात बच्चों? इसकी कार्यविधि भी एक बार आप पढ़ लीजिएगा, कार्यविधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, कार्यविधि आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा कि इसमें जो है जब इसको प्रत्यावर्ती धारा परिपथ से जोड़ते हैं तो इसमें फ्लक्स परिवर्तन के कारण इसे अगर हम वोल्टता देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस वाले हिस्से में फ्लक्स परिवर्तन के कारण इस वाले हिस्से से बद्ध भी फ्लक्स में परिवर्तन होने लगता है और ऐसी स्थिति में दोनों में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है और जो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होता है वो आप फैराडे के नियम से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल प्राथमिक कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा उसको ईपी से प्रदर्शित करते हैं फैराडे के नियम के अनुसार माइनस एनपी लिख दीजिए यानी प्राथमिक कुंडली के लिए डी फाई बटा डी टी, समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। और द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, एक चीज बच्चों और याद रखिएगा, मैं अभी बता रहा हूं, प्रेरित
विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो होगा ई सेकेंडरी, ई एस बराबर माइनस एन एस और डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी। समीकरण नंबर 2। एक चीज याद रखिएगा बच्चों कि दो कुंडलियां हैं, इसका मतलब ट्रांसफार्मर जो होता है वो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। जो अन्योन्य प्रेरण अभी पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो ट्रांसफार्मर क्या है, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है कि जब किसी एक कुंडली से चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत के अनुसार दूसरी कुंडली में भी प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और दोनों कुंडलियों के लिए मैंने प्रेरित विद्युत वाहक बल का समीकरण लिख दिया है। ठीक है, अब उपरोक्त से अगर आप मिलाएंगे, उपरोक्त से अगर आप देखेंगे, उपरोक्त समीकरण से दोनों समीकरण से मिलाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, ईपी और बटे में ईएस, यानी दोनों के विद्युत वाहक बल क्या हो जाएंगे, एनपी और एनएस के अनुपात के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो एक रिलेशन ये भी पूछता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो इतना भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, बात बहुत बढ़िया। और एक और चीज याद रखेंगे बच्चों, और वो चीज क्या है कि ये जो विद्युत वाहक बल है, विद्युत वाहक बल और प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल और विभवांतर में जो रिलेशन होता है, और तो और कुंडली की जो शक्ति होती है, शक्ति को भी कंपेयर करेंगे तो आप यहां पे लिखेंगे, इसके बराबर में आप लिख सकते हैं IS और बटे में IP, IP के बराबर होगा, इस धाराओं का उल्टा होगा। इसका विद्युत वाहक बल सेकेंडरी कॉइल का में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा और सेकेंडरी में प्रवाहित विद्युत वाहक बल प्राथमिक में प्रवाहित धारा के बराबर होगा। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और इन सभी का जो है वो एक बराबर में होता है R, जिसको हम परिणमन अनुपात कहते हैं। तो ये चीज आप याद रखेंगे। और ट्रांसफार्मर की दक्षता एक और चीज पूछता है जिससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा बहुत ज्यादा। ट्रांसफार्मर की दक्षता, इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की दक्षता क्या होती है भाई, तो ट्रांसफार्मर की दक्षता होती है निर्गत बटे में निवेशी और गुणे 100। ये होगा बच्चों ट्रांसफार्मर की दक्षता का फॉर्मूला। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स हम करेंगे लाइव क्लास में। ठीक है, निर्गत शक्ति बटे में निवेशी शक्ति और गुणे 100, निर्गत बटे में निवेशी गुणे 100, कितना शक्ति आउटपुट हो रहा है, कितना पावर आउटपुट हो रहा है, कितना पावर इन कर रहा है, और गुणे 100 करेंगे तो ये आपका ट्रांसफार्मर की दक्षता निकल के आ जाएगी। तो ये पूरा का पूरा चीज बच्चों आपको पढ़ना है, और यहाँ पे आपका प्रत्यावर्ती धारा का पूरा वन शॉट समाप्त होता है। कैसा लगा बच्चों आपको हमारा ये वन शॉट, आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए। हमने पूरी कोशिश की कि प्रत्यावर्ती धारा जितना बड़ा चैप्टर को जितने छोटे से छोटे में हम हटा सके, लेकिन सभी टॉपिक्स को कवर कर सके, सभी टॉपिक्स को समझा सके, वो सभी हमने किया। अगर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, और मेरी क्लास शाम को 7 से 9 चलती है, तो आप कृपया करके चैनल पे ज़रूर विजिट करिए 7 बजे से 9 बजे तक, और टाइमिंग ज़रूर पता करिए कि रोशन सर की क्लास कब चलती है। मैं मिलता हूँ बच्चों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक तैयार रहिएगा लाइव के लिए, क्योंकि लाइव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करते हैं सॉल्व। ठीक है, बाकी इस चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों, अगर ढंग से इसका वन शॉट बनाया जाए तो 10 घंटे का बनेगा, इतनी चीज़ें हैं अगर प्रॉपर समझा के बनाया जाए। तो मैंने कोशिश किया कि सारे टॉपिक्स भी टच हो जाएं और आपको अच्छे से समझ भी आ जाए, ताकि आप बहुत ही अच्छे से सीख पाएँ। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल स्टूडेंट्स, टेक केयर, जय हिंद।